27 फरवरी 2005 हरियाणा विधानसभा चुनाव के वोट गिने गए। कांग्रेस ने 90 में से 67 सीटें जीत ली। ओम प्रकाश चौटाला की सत्ताधारी पार्टी इनेलो 9 सीटों पर सिमट गई। 9 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई। अब बारी थी मुख्यमंत्री तय करने की। 4 बड़े दावेदार थे। 3 बार मुख्यमंत्री रही चौधरी भजनलाल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री चौटाला को हराने वाले रणदीप सुरजेवाला और उचाना कला से विधायक बीरेंद्र सिंह। वरिष्ठ पत्रकार सतीश त्यागी अपनी किताब पॉलिटिक्स ऑफ चौधर में लिखते हैं, 1 मार्च 2005 को सीएम के नाम पर रायशुमारी के लिए दिल्ली से 3 ऑब्जर्वर, कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री पीएम सहित हरियाणा पहुंचे। चंडीगढ़ में बैठक बुलाई गई। कांग्रेस के विधायकों और प्रदेश के सांसदों से नए मुख्यमंत्री को लेकर 1 to 1 सवाल जवाब हुए। बैठक में भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन और कुलदीप भी मौजूद थे। तब चंद्रमोहन विधायक और कुलदीप सांसद थे। बैठक के बाद ऑब्जर्वर्स ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मुख्यमंत्री पर अंतिम फैसला लेगी। अगले दिन यानी 2 मार्च को सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी गई। 3 मार्च को सोनिया और ऑब्जर्वर्स के बीच एक लंबी बैठक हुई। 4 मार्च 2005 दिल्ली के पार्लियामेंट अनेक्स में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस के 67 विधायकों में से 47 बैठक में शामिल हुए। भजनलाल सहित उनके समर्थक 20 विधायक नहीं पहुंचे। 90 मिनट चली बैठक के बाद जनार्दन द्विवेदी ने ऐलान किया, कल शाम 5:30 बजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 5 मार्च 2005 को हुड्डा सरकार के 9वें मुख्यमंत्री बन गए। हुड्डा लगातार 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और 4 बार सांसद रहे। उनके पिता रणबीर हुड्डा 3 बार सांसद और 1 बार हरियाणा सरकार में मंत्री रहे। भूपेंद्र के बेटे दीपेंद्र हुड्डा 4थी बार लोकसभा पहुंचे हैं। आज हुड्डा परिवार की तीसरी पीढ़ी राजनीति में है। ताकतवर राजनीतिक परिवारों की सीरीज परिवार राज की इस वीडियो में हुड्डा कुनबे की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जुलाई 1947 आजादी की तारीख तय हो चुकी थी। अलग अलग जेलों में बंद नेताओं को छोड़ा जा रहा था। इस दौरान दिल्ली से 81 किलोमीटर दूर रोहतक के सांघी गांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक संदेश आया। गांधीवादी नेता रणबीर सिंह को देश की संविधान सभा में भेजा जा रहा था। 26 नवंबर 1914 को रोहतक में जन्मे रणबीर सिंह माता पिता की तीसरी संतान थे। पिता चौधरी मातूराम राजनीति में सक्रिय थे। वे रोहतक में कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे आर्य समाज में शामिल होने वाले शुरुआती लोगों में शामिल थे। रणबीर के बचपन और शिक्षा पर भी आर्य समाज का प्रभाव था। 1937 में दिल्ली के रामजस कॉलेज से बीए पास करने के बाद वे सोच में पड़ गए कि नौकरी करें, वकालत करें या फिर खेतीबाड़ी। फिर सब कुछ छोड़कर वे आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। महात्मा गांधी का संयुक्त पंजाब में दौरा हुआ तो रणबीर उनसे जुड़ गए। उन्हें 3 साल जेल की सजा हुई, 2 साल नजरबंद रखा गया। वे रोहतक, अंबाला, हिसार, फिरोजपुर, लाहौर, मुल्तान और सियालकोट की जेलों में कैद रहे। आजादी के बाद हरियाणा, राजस्थान और यूपी के साथ लगते मेवात यानी मेव बाहुल्य इलाके में दंगे शुरू हो गए। बताया जाता है कि मेव जाति के लोग मूल रूप से राजपूत, जाट, अहिर और मीणा जाति के थे, लेकिन 12वीं सदी के बीच उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। दंगों की वजह से मेव समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। पंजाब विधानसभा के सदस्य और मेवात के रहने वाले चौधरी यासीन खान मेवातियों के इस फैसले के खिलाफ थे। उन्होंने इसकी जानकारी चौधरी रणबीर सिंह को दी। रणबीर सिंह यासीन को लेकर महात्मा गांधी के पास पहुंचे। 19 दिसंबर 1947 को गांधी उनके साथ मेवात पहुंचे। गांधी ने कहा, मेव कौम हिंदुस्तान के रीढ़ की हड्डी है, किसी से डरना नहीं है। आज से तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। गांधी की अपील का असर हुआ और लोगों ने पाकिस्तान जाने का फैसला बदल लिया। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ लगते मेवात एरिया में आज भी मेव समुदाय की बड़ी आबादी है। इन इलाकों में रणबीर सिंह का मजबूत प्रभाव था। 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। रणबीर रोहतक से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1957 में वे दूसरी बार रोहतक से चुने गए। इसके बाद 1962 में वे संयुक्त पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए। उन्हें प्रताप सिंह कैरो सरकार में बिजली, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य जैसे महकमों की जिम्मेदारी दी गई। भाखड़ा नागल पावर प्रोजेक्ट में उनका अहम योगदान रहा था।
1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा नया राज्य बना। मुख्यमंत्री पद के लिए 3 दावेदार थे, रणबीर सिंह, भगवत दयाल शर्मा और राव बीरेंद्र सिंह। रणबीर सिंह अपनी आत्मकथा स्वराज के स्वर में लिखते हैं कि लोग मेरे पास आए और कहने लगे, आप कैसे बैठे हैं, आप सबसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं, पंजाब में सीनियर मंत्री रहे हैं, आपसे ज्यादा योग्य यहाँ कौन है। मैंने जवाब दिया, सब योग्य हैं, मैंने आज तक सत्ता के लिए भागदौड़ नहीं की, अब क्यों करूं। रणबीर लिखते हैं, मैं सब कुछ तटस्थ भाव से देखता रहा। इंदिरा गांधी मेरी वरिष्ठता और देश के लिए जो कुछ मैंने किया था उसे देखते हुए मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। उस वक्त गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री थे, वह पंजाब हरियाणा के मामलों को देख रहे थे। इंदिरा उनकी बात सुन लेती थी। उन्होंने भगवत दयाल को मुख्यमंत्री बनाने में पूरा जोर लगा दिया। इस तरह भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले सीएम बने और रणबीर सिंह कैबिनेट मंत्री। तब रणबीर सिंह 52 साल के थे। उन्हें लगने लगा कि वे ज्यादा दिन राजनीति नहीं कर पाएंगे। साल 1972 कांग्रेस में 2 फाड़ हो चुके थे, कांग्रेस आर यानी इंदिरा गांधी का गुट और कांग्रेस ओ यानी सिंडिकेट नेताओं का गुट। तब कांग्रेस के भीतर ताकतवर नेताओं का एक ग्रुप हुआ करता था जिसे मीडिया ने सिंडिकेट नाम दिया था। इसी साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और रणबीर के बड़े बेटे प्रताप सिंह को कांग्रेस आर के टिकट पर रोहतक जिले की किलोई सीट से चुनाव में उतारा, लेकिन वो हार गए। कुछ ही सालों बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली। इधर छोटे बेटे भूपेंद्र वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहतक कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे थे। वे कॉलेज के वक्त ही कांग्रेस से जुड़ गए थे। साल 1982 भारत एशियाई खेलों की मेजबानी कर रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी जिम्मेदारी राजीव गांधी को सौंप दी थी। उसी साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने थे। सूबे की कमान चौधरी भजनलाल के हाथों में थी। राजीव गांधी ने हरियाणा से 10 से 12 युवा नेताओं की लिस्ट तैयार की। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम शामिल था। इसके बारे में भजनलाल को पता चला तो उन्होंने कांग्रेस नेता सीताराम केसरी से कहकर लिस्ट से हुड्डा का नाम हटवा दिया। राजीव के पास दोबारा लिस्ट आई, उन्होंने फिर से हुड्डा का नाम जुड़वा दिया। विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा किलोई सीट से उतरे। राजीव ने उनके समर्थन में रैली की, लेकिन वो हार गए। 1987 में उन्हें दोबारा किलोई से टिकट मिला, फिर से हुड्डा हार गए। हुड्डा एक इंटरव्यू में बताते हैं और कहते हैं कि चौधरी भजनलाल को मेरे पिता के सपोर्ट से पहली बार टिकट मिला था, लेकिन मेरी बारी आई तो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अड़चनें खड़ी की। पॉलिटिकल बैकग्राउंड का मुझे फायदा मिला। दादा और पिता की गांधी परिवार से नजदीकियां रहीं, इसलिए 1982 में हारने के बाद भी 1987 में मुझे टिकट दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार सतीश त्यागी अपनी किताब पॉलिटिकल ऑफ चौधर में लिखते हैं कि 1991 में लोकसभा के साथ ही हरियाणा राज्य में विधानसभा चुनाव हुए। भूपेंद्र हुड्डा लगातार तीसरी बार किलोई से विधानसभा लड़ना चाहते थे। इस सीट पर भजनलाल के करीबी कृष्णमूर्ति हुड्डा भी दावेदारी जता रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा के ममेरे भाई और राजीव गांधी के करीबी बीरेंद्र सिंह तब टिकट वितरण में अहम भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने हुड्डा को विधानसभा की बजाय लोकसभा चुनाव लड़ने की सलाह दी। उन्हें रोहतक से टिकट मिला। यहाँ उनका मुकाबला पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके चौधरी देवीलाल से था। हुड्डा करीब 30,000 वोटों से चुनाव जीत गए। देवीलाल को हराना बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद हुड्डा जॉइंट किलर कहलाने लगे। इसके बाद 1996 और 1998 में भी हुड्डा ने देवीलाल को हराकर हैट्रिक लगाई, लेकिन 1999 में वे देवीलाल की पार्टी INLD के उम्मीदवार इंदर सिंह से हार गए। उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हरियाणा में खाता नहीं खोल पाई थी। साल 1997 प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने गोहाना में जनसभा की। उसमें भजनलाल भी शामिल हुए, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। भजनलाल को काफी ठेस पहुंची। इसके बाद दोनों की अनबन की खबरें खुलकर सामने आने लगी। कांग्रेस आलाकमान ने फरमान जारी किया कि प्रदेश में कांग्रेस के कार्यक्रमों में अध्यक्षता हुड्डा ही करेंगे। भजनलाल को भी पार्टी के कार्यक्रमों में हुड्डा को अध्यक्षता करने के लिए बुलाना होगा। साथ ही एक पर्यवेक्षक भी रखना होगा ताकि कोई गड़बड़ी न हो। करीब 4 साल बाद साल 2001 भजनलाल ने भिवानी के किरोड़ीमल पार्क में चौटाला सरकार के खिलाफ एक रैली निकाली। भूपेंद्र हुड्डा को इस रैली की अध्यक्षता करनी थी। सुनियोजित तरीके से आगे की 300 से 400 कुर्सियों पर भजनलाल खेमे के कार्यकर्ताओं को बैठाया गया।
थोड़ी देर बाद हुड्डा अपने समर्थकों के साथ मंच पर पहुंचे। हुड्डा ने जैसे ही बोलना शुरू किया, भजनलाल समर्थक नारेबाजी करने लगे। जबरदस्त हुटिंग शुरू हो गई। हुड्डा का बोलना मुश्किल हो गया। उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें उनका कुर्ता फट गया। बड़ी मुश्किल से वे रैली से बचकर निकले। 2005 विधानसभा चुनाव भजनलाल के नेतृत्व में लड़ा गया। भूपेंद्र टिकट बंटवारे की स्क्रीनिंग कमेटी में भी नहीं थे। भजनलाल ने अपने करीबियों को टिकट दिलवाए। कांग्रेस ने 67 सीटें जीती। भजनलाल को उम्मीद थी कि वे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायकों को साधने के लिए उन्होंने अपने बेटे कुलदीप को लगा रखा था, लेकिन विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर आम सहमति नहीं बन पाई। तय हुआ कि आलाकमान मुख्यमंत्री पद का फैसला करेगा। यहाँ भूपेंद्र हुड्डा के सोनिया गांधी और उनके राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल से संबंध बहुत काम आए। 3 मार्च को भजनलाल को संदेश मिला कि आलाकमान ने मुख्यमंत्री के लिए भूपेंद्र हुड्डा को चुना है। बदले में उन्हें किसी प्रदेश का राज्यपाल बनने, छोटे बेटे को केंद्रीय मंत्री और बड़े बेटे को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया गया। भजनलाल अड़ गए। उन्होंने दावा किया कि 37 विधायक उनके साथ हैं। अगर किसी और को सीएम बनाया जाता है तो वो 3 महीने के अंदर सरकार को गिरा देंगे। उनके समर्थकों ने दिल्ली में भी हंगामा किया, लेकिन अहमद पटेल सोनिया गांधी को यह समझाने में कामयाब रहे। अगर इस समय वे झुक गए तो पार्टी में उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। बाकी राज्यों में भी बगावत हो सकती है। इधर चौधरी भजनलाल सारे दांवपेच आजमा चुके थे। आखिर में उन्होंने भी इस फैसले को मान लिया। उनके बड़े बेटे चंद्रमोहन को डिप्टी सीएम बनाया गया। 2023 में एक मीडिया इंटरव्यू में हुड्डा ने बताया कि कॉलेज के दिनों की बात है, मुझे सिगरेट पीने की लत लगी। एक पैकेट में 20 सिगरेट आती थी। मैं रोज 1.5 पैकेट पीता था। एक दिन मैं चंडीगढ़ जा रहा था, तब मैं सीएम था। उस दिन पिता सैर करके वापस आ रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो मेरी गाड़ी रुकवाई। मैंने उन्हें नमस्ते किया, पैर छुए। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही, भूपेंद्र सिगरेट छोड़ दे, नहीं तो मैं सत्याग्रह कर दूंगा। उनकी बात सुनकर मुझे काफी तकलीफ हुई। मेरे बड़े भाई भी स्मोक करते थे। उन्हें गले में कैंसर हो गया था। उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। पिता के दिमाग में यही बात चलती थी कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। उस दिन के बाद मैंने कभी सिगरेट नहीं पी। भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को अमेरिका में मोटी तनख्वाह वाली नौकरी छुड़वाकर रोहतक लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़वाया। दीपेंद्र आसानी से चुनाव जीत गए। इसके बाद भूपेंद्र हुड्डा ने अपने विरोधी नेताओं को एक एक कर निपटाना शुरू कर दिया। 2007 में भजनलाल और उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निकाल दिया गया। हालांकि भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन 2008 तक डिप्टी सीएम बने रहे। भजनलाल के अलग होते ही हुड्डा की कांग्रेस हाईकमान पर पकड़ और मजबूत हो गई। उस वक्त कांग्रेस आलाकमान के दरबार में अहमद पटेल, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे नेताओं की तूती बोलती थी। 2010 में राहुल गांधी ने युवा नेताओं की एक अलग टीम बनाई, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता शामिल थे। 2014 के बाद सीनियर नेता साइडलाइन होते चले गए। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा ने सांसद बेटे दीपेंद्र के जरिए गांधी परिवार में अपना दबदबा बरकरार रखा। दीपेंद्र राहुल गांधी ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी के भी भरोसेमंद बन गए। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी लहर के बावजूद वे अपनी रोहतक सीट को बचाने में कामयाब रहे। दीपेंद्र हुड्डा की पहली शादी गीता ग्रेवाल से हुई। 2005 में उनका तलाक हो गया। उसके बाद हुड्डा ने राजस्थान के दिग्गज जाट नेता और 5 बार सांसद रहे नाथुराम मिर्था की पोती श्वेता से शादी की। श्वेता राजनीति से दूर है, लेकिन उनकी बहन ज्योति मिर्था राजस्थान की नागौर सीट से सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव नागौर सीट से बीजेपी के टिकट पर लड़ा, लेकिन वो हार गई। उनके दादा इसी सीट से 5 बार सांसद रहे थे। पूर्व सीएम बंसीलाल की बहू किरण चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए टिकट मांग रही थी। उनकी बेटी इस सीट पर सांसद भी रह चुकी हैं, लेकिन पार्टी ने श्रुति का टिकट काटकर हुड्डा के खास महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह को दे दिया। किरण नाराज हो गई और चुनाव प्रचार से दूरी बना ली। राव दान सिंह चुनाव हार गए। कुछ ही दिनों के बाद किरण बेटी के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। अब आप सभी इस बारे में क्या विचार रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।